बच्चा पार्टी, हम आपके फिर से लेकर आ गए हैं टॉप 35 क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होने वाले हैं आपके साइंस के पूरे सिलेबस से, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक के जितने भी टॉप क्वेश्चंस होंगे ना वो आज हम करेंगे। तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, सारे दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए और हमारे साथ मिलकर करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। बेटा देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यूरिया इज अ टाइप ऑफ, यूरिया का नाम तो आप सबने सुना होगा, कितना फेमस है ना। यूरिया किसका प्रकार है बेटा? मैन्योर है, पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है या फिर हर्बिसाइड है? खाद है, उर्वरक है, कीटनाशक है या फिर खरपतवार नाशी है? फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर शेयर करिए और जल्दी से बता दो कि यूरिया क्या है। देखो बेटा, हमने कुछ चीजों के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में क्रॉप प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। क्या बात करी थी बेटा कि जो हमारा सॉइल होता है ना उसके थोड़े टाइम बाद जब हम फसल उसमें उगाते हैं तो उसका जो पोषक तत्व है वो छिन जाता है, तो हमें बाहर से पोषक तत्व प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज कि वो या तो केमिकल्स से मिलकर बने हुए हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं ऑर्गेनिक, है ना, मतलब बिल्कुल ही अच्छी तरीके से बनाए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यूरिया जो है बच्चों वो क्या है? वो एक केमिकल फर्टिलाइजर का नाम है, ठीक है। आपको पता है हमने जब फर्टिलाइजर के एग्जांपल पढ़े थे तब मैंने आपको बताया था बच्चों, सुपर फॉस्फेट हो गया, यूरिया हो गया, ये सब किसका एग्जांपल है? ये सब केमिकल फर्टिलाइजर के एग्जांपल है। तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फर्टिलाइजर, क्योंकि यूरिया क्या है? एक तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। Which of the following is a rabi crop? Most important question of crop production। राबी एंड खरीफ क्रॉप से बहुत बार क्वेश्चन आया है और भैया जेएनवी वालों को बड़ा ही पसंद है ये क्वेश्चन। तो बता दो, राइस, कॉटन, व्हीट या फिर शुगरकेन, धान, गेहूं, कपास, गन्ने में से कौन सी ऐसी फसल है जो राबी क्रॉप है? फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में और हमें चेक करेंगे कि कितने लोगों ने आंसर सही किया है। तो बच्चों आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि आपको रणबीर कपूर को याद रखना है, ठीक है। स्पेशली लड़कियों को रणबीर कपूर हमेशा याद रहेगा। रणबीर कपूर का मतलब क्या है यहाँ पर, है ना? जो आर है ना वो रणबीर नहीं है, यहाँ पर है आर का मतलब रेनी, बरसात का मौसम, ठीक है। के से क्या मतलब है बच्चों? कपूर नहीं, खारीफ। तो हमको पता है कि जो भी क्रॉप्स को पानी चाहिए वो है खरीफ क्रॉप, है ना। जो भी ऐसी फसलें जो रेनी सीजन में ग्रो करी जाएंगी उनको हम खरीफ कहेंगे। अब दूसरी जगह वाइस वर्सा हो जाएगा। मैंने बोला ना एक चीज याद रखा करो, ऐसे ही लाइट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मायोपिया अगर याद रख लोगे तो हाइपरमेट्रोपिया अपने आप याद रहेगा। सेम इसी तरीके से रेनी से खरीफ को ज्वाइन कर लिया तो मतलब जो विंटर सीजन की क्रॉप हो गई, जो हमारी दूसरी क्रॉप है जिसको हम ठंड में उगाते हैं, वो कौन सी हो गई बच्चों? राबी क्रॉप हो गई, है ना। अब हमको पता है धान, कपास और गन्ने को पानी चाहिए होता है सबसे ज्यादा, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा गेहूं, क्योंकि गेहूं कैसी क्रॉप है बच्चों? ठंड में उगाई जाती है और वो एक रबी की फसल है, राबी क्रॉप का एग्जाम्पल है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं मतलब जैविक खेती। जैविक खेती में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? जैविक चीजों में, ऑर्गेनिक चीजों का तो सभी का उपयोग होगा, लेकिन कोई भी रासायनिक उत्पाद यूज नहीं किए जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स द यूज ऑफ, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड्स मतलब कौन सी चीज को यूज नहीं किया जाता है? फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर क्रॉप रोटेशन, खेत की खाद, हरी खाद, रासायनिक उर्वरक या फिर फसल चक्रीकरण। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर बताओ, दिमाग लगाओ। ऑर्गेनिक फार्मिंग है मतलब हर चीज जैविक यूज करी जा रही है, हर चीज ऑर्गेनिक यूज करी जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं फार्म यार्ड मेन्योर की बात करूं कि कोई भी हमारा फार्म है, कोई भी हमारा खेत है, तो हमने उसमें से मेन्योर बनाया है। फॉर एग्जांपल काउ डंग से बना सकते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट से बना सकते हैं, है ना। उनको हम एक कंटेनर में रख देंगे, फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाएंगे, डिकम्पोज करेंगे एंड वो मेन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी ऑर्गेनिक रहेगा। तो बच्चे ये कैसा हो गया? ये भी जैविक ही है, ऑर्गेनिक होगा, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं ग्रीन की। तो ग्रीन भी तो हमेशा ही हमको पता है कि ऑर्गेनिक है, लेकिन जब हम थर्ड वाले ऑप्शन को देखते हैं रासायनिक फर्टिलाइजर, जब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ ना मेन्योर एंड फर्टिलाइजर का, तब मैंने आपको एक बहुत ही कॉमन सा डिफरेंस बताया था बच्चों। आज हम फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मेन्योर ऑर्गेनिक होता है, जैविक चीजों से मिलकर बना है,
लेकिन वहीं पर जो हमारे फर्टिलाइजर है वो किससे मिलकर बने हैं बच्चों? केमिकल से मिलकर बने हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, केमिकल फर्टिलाइजर को एक्सक्लूड करता है जैविक खेती, मतलब रासायनिक उर्वरक यूज नहीं किए जाएंगे जहां पर भी जैविक खेती होगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बेटा। The bacteria present in root nodules of leguminous plant is, देखो मैंने बताया था ना बैक्टीरिया से हमेशा क्वेश्चन आया है जेएनवी में, साइंटिफिक डिस्कवरी से हमेशा क्वेश्चन आया है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? फटाफट से, सबको आंसर मालूम है इसका, मुझे पता है, अब फटाफट से इसका आंसर दे दो, क्या होगा इसका आंसर? कौन सा वो बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स की? लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या फिर इकोलाई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करेंगे इस चीज का। तो बच्चों हमको पता है कि एक बैक्टीरिया है भाई जो क्या काम करता है, हमको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है बच्चों? नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। कौन सी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब मुझे पता है कि भाई ये जो मेरे प्लांट्स है ना वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, उनको फिक्स करवानी पड़ेगी नाइट्रोजन, नहीं ले सकते, है ना? हमको पता है क्या क्या होगा, नहीं ले पाएंगे, इस तरीके से नाइट्रोजन को गैस की फॉर्म में प्लांट्स नहीं ले सकते। तब मैम क्या करना पड़ेगा? अरे भाई फिक्स करवानी पड़ेगी ना नाइट्रोजन, जो गैस की फॉर्म में है उसको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल NO3 करवा सकते हैं या फिर NO2 करवा सकते हैं, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, ये बनवा लो तो भाई प्लांट जो है वो उसको अच्छी तरीके से खा लेंगे। तो भाई अब ये काम करेगा कौन, है ना? तो बच्चों जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, ये मैंने आपको चीज समझाई भी थी, आज हम फिर से इस बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हमारे दलहनी पौधे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेड़ है, फली का पेड़ मान लेते हैं, इसकी जो रूट्स होती है ना उसमें कुछ गांठें प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरीके से। अब इन गांठों में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जिसको हम जीवाणु बोल रहे हैं बच्चों। वो क्या करता है, वो फिक्स करता है इस नाइट्रोजनस ऑक्सीजन को, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको किस में कन्वर्ट करवा देता है? NO3 नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में कन्वर्ट करवा देता है, जिसको हमारे प्लांट्स आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? ये है बच्चों राइजोबियम बैक्टीरिया। आपको इसका नाम याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, राइजोबियम। कहानी समझ में आ गई? क्या काम करता है राइजोबियम, क्यों प्रेजेंट है, और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में ही पाया जाएगा, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, बेसिकली सिर्फ दलहनी पौधों के जड़ के गांठों में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा। बायो फर्टिलाइजर आर एडवांटेजियस बिकॉज दे, जैव उर्वरक का लाभ है कि वे, जैव उर्वरक जो है बच्चों, जैविक उर्वरक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है ना? क्यों हम उनको यूज कर रहे हैं? इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, किल बेनिफिशियल बैक्टीरिया। मिट्टी में लवणता बढ़ाते हैं, मिट्टी की उर्वरकता घटाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, या फिर उपयोगी जीवाणु को मारते हैं। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा बेटा? बायो फर्टिलाइजर्स क्यों एडवांटेजियस हैं? सॉइल सैलिनिटी को इंप्रूव करेंगे या फिर सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देंगे? तो रिड्यूस तो कुछ नहीं करेंगे, है ना ही किल करेंगे बेनिफिशियल को, क्योंकि भाई ये तो क्या है, ऑर्गेनिक है, हमको पता है, तो ये दो तो नहीं हो सकता, हमको पता चल गया। सैलिनिटी को अगर इंक्रीज करना है बच्चों तो सॉल्ट्स का क्वांटिटी प्रेजेंट होना चाहिए। सैलिनिटी का क्या मतलब है? सॉल्ट्स प्रेजेंट है, मतलब मिनरल्स और सॉल्ट, खनिज और नमक जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए किसमें? सॉइल में। तो जो बायो फर्टिलाइजर है बच्चों वो कैसे करेगा ये काम? नहीं कर सकता ना। सैलिनिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा बच्चों? फिक्स करेगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, क्योंकि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स होंगे, सबसे पहली चीज बायो फर्टिलाइजर में क्या प्रेजेंट होगा बेटा? एक ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जो कि ऑर्गेनिक है, और वो क्या करेंगे बच्चों? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स कर देंगे और हमारी सॉइल को इंप्रूव करेंगे। जो हमारा टेक्सचर होगा सॉइल का उसको इंप्रूव करेंगे। क्लियर है? तो सिंपल आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पेस्चराइजेशन इज डन एट अ टेम्परेचर। पेस्चराइजेशन क्या है? पाश्चुरीकरण भाई कौन से तापमान पे किया जाता है? और सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पाश्चुरीकरण है क्या बेटा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट से पेन चूज कर लेते हैं। पाश्चुराइजेशन जो है ना एक प्रोसेस है जो कि मिल्क को प्रिजर्व करने की एक टेक्निक है। ठीक है, हमें मिल्क को क्या करना है? प्रिजर्व करना है काफी दिन तक। तो हम क्या करते हैं, आप सबने पैकेट वाला दूध पिया होगा,
जो पैकेट वाला मिल्क आता है बच्चों, वो कौन सा मिल्क होता है? वो पेस्चराइज्ड मिल्क होता है। अब मैम पेस्चराइजेशन है क्या? अभी बताती हूँ। पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसपे हम 70 डिग्री पर क्या करते हैं बच्चों? बॉईल करते हैं हमारे मिल्क को, हीट करते हैं और तुरंत साइमल्टेनियसली एकदम जस्ट एकदम एक सेकंड में ये क्या होता है? फॉर 15 टू 30 सेकंड रहता है, बिल्कुल 15 से 30 सेकंड के लिए हमने क्या करा? 70 डिग्री पर अपने मिल्क को बॉईल करा है। बॉईल कब होगा? 100 पे हीट करा है सिर्फ। हीट करने के बाद तुरंत हमने इसको क्या करा है? कूल डाउन कर दिया है। अब क्या हुआ? यहाँ पर प्रोसेस क्यों करा गया है? ये एकदम हीट करके एकदम कूल क्यों किया गया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं बच्चों, सूक्ष्म जीव हैं, एक सिमिलर टेम्परेचर पर, एक कोई उनका फिक्स टेम्परेचर होगा, एक तापमान होगा जिस पर वो जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, अभी 70 डिग्री का टेम्परेचर मैंने उनको दे दिया तो क्या वो मरेंगे नहीं? ऑब्वियस सी बात है ना, इतने हाई टेम्परेचर तक हर एक चीज, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ मर गया, जो यहाँ बच गया वो एकदम कूल डाउन करने पर, एकदम माइनस में ले जाने पर टेम्परेचर को क्या हो गया? वहां मर गया। तो यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्टली इसको क्या कर दिया जाता है? फिर पैकेट में पैक कर दिया जाता है, क्योंकि पैकेट में पैक करने पर क्या जनरेट हो जाता है बच्चों? वैक्यूम जनरेट हो जाता है, और वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती है। वैक्यूम में कोई एयर नहीं होगी, दैट मीन्स कोई भी सूक्ष्म जीव वहां पर ग्रो नहीं कर सकता, ना ही सरवाइव कर सकता है। तो इसलिए जो हमारा प्रेशराइजेशन का टेक्निक है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है फॉर प्रिजर्विंग द मिल्क। तो जितने भी आप पैकेट वाले मिल्क पीते हो वो सब पेस्चराइज्ड मिल्क होते हैं। आपको उनको बॉईल करने की भी जरूरत नहीं है, आप उनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हीटेड फॉर सम टाइम। क्लियर है? चलिए आंसर हो जाएगा हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। पास्चराइजेशन का टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? 70 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट माइक्रोब्स कॉज डिजीजेस। कौन से ऐसे वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि भाई रोगाणु जो है ना वो बीमारियों को फैलाते हैं? बताओ फटाफट से। माइक्रोब्स क्या करते हैं? डिजीजेस को कॉज करते हैं। किसने बोला था? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर एडवर्ड जेनर? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर बेटा? तो बच्चों हमको पता है लुइस पास्चर ने पेस्चराइजेशन टेक्निक को लॉन्च किया था, है ना, नाम से ही उनके सिद्ध है। अब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक थी बच्चों पेनिसिलियम, ठीक है, उसको डिस्कवर किया था, और एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ठीक है, सबको ये चीजें याद रखनी है। यहाँ पर हम 4 चीजों को पढ़ चुके हैं, तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी। रॉबर्ट कोच ने क्या करा था बच्चों? ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिद्ध किया था कि माइक्रोब्स जो है वो कॉज करते हैं डिजीजेस को। क्लियर है? तो ये कौन से हो जाएंगे? डिजीजेस कॉजिंग बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बेटा। पेट्रोकेमिकल्स आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग किसके निर्माण में होता है? पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं बताओ? पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है कि पेट्रोकेमिकल्स चीज क्या है। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट या फिर ऑल ऑफ दीज? ऑप्शंस ये हैं। पेट्रोकेमिकल्स क्या है बेटा? देखो बेटा, पेट्रो और केमिकल्स ये दो वर्ड हैं, है ना। ऐसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो कि बेसिकली किससे मिलकर बने हैं? पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस से। ठीक है, कोल से नहीं, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है बच्चों, उनसे मिलकर जो सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं उनको कॉम्बिनेशन वाइज हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। केमिकल से हमको चीजें क्या क्या मिलती हैं ये पूछा गया है। क्या प्लास्टिक मिलेगा, सिंथेटिक फाइबर, डिटर्जेंट या फिर ऑल ऑफ दीज? प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, डिटर्जेंट या फिर ऑल ऑफ दीज? फटाफट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से फटाफट से आंसर दे दो, क्या होगा इसका आंसर? बच्चों को पता है पेट्रोलियम से हमें डिफरेंट टाइप के कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड बोला जाता है, काला सोना बोला जाता है, क्योंकि वो कॉमर्शियली बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स को निकालता है। ठीक है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड ड्रग्स हमें तीनों ही पेट्रोकेमिकल्स की मदद से मिलते हैं, इसलिए इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज उपरोक्त सभी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक
कौन है? ये क्वेश्चन बहुत बार जेएनवी में पूछा गया है और ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो फटाफट से जरा आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका आंसर। इथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। इथेन, मीथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन हमारी जो नेचुरल गैस है बच्चों, उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। बताइए क्या होगा इसका आंसर। नेचुरल गैस हमको पता है क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है ना। बताओ क्या होगा इसका आंसर। नेचुरल गैस का मेन कांस्टेंट क्या होगा बेटा, वो होगा मीथेन। मीथेन का यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिखकर दिखा देती हूं मैं, CH4। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। क्लियर है, सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मीथेन। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा सकती हूँ, ये आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे बेटा तब आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री में आप डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे। एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आ जाओ। मैच स्टिक्स हैव अ कोटिंग ऑफ, आग लगाने वाली माचिस। माचिस की तीली पर किसकी परत चढ़ी हुई होती है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सल्फर। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड या फिर गंधक। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। सबने माचिस की तीली देखी है और मैं तब तक यहाँ पर माचिस की तीली को ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, चलो कुछ इस तरीके से होती है। अभी मैम अच्छी तरीके से ड्रॉ करेंगी, तब तक सब कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, जल्दी फटाफट से आंसर कर दो बच्चों कि क्या आंसर हो सकता है इसका। कुछ इस तरीके से हमारी क्या होती है बच्चों, माचिस की तीली होती है ना। सब नहीं देखा है तो कौन सा ऐसा कोटिंग है बच्चों जो प्रेजेंट होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में सब आंसर देंगे। हमको पता है मैच स्टिक पे कोटिंग होती है बच्चों रेड फास्फोरस की, लाल फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। किसकी बच्चों, रेड फास्फोरस। मैम ने पेन भी रेडी ले लिया है, ठीक है, अब याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा। Which zone of a flame has incomplete combustion? लौ के किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। देखो मैंने आपको बताया ना, स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे जेएनवी हमेशा क्वेश्चन पूछता है बच्चों। तो आपको जोन्स के बारे में तो 110% ना बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। तो हमको पता है बच्चों कि हमारे यहाँ पर 3 जोन्स होते हैं। अभी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बना नहीं रही हूँ। ठीक है, कौन कौन से जोन होते हैं उसी कलर से लिखा जाएगा। अब देखो, एक हमारे पास होता है हमारा ब्लू जोन। ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा जोन होता है बेटा, दूसरा हमारा जोन होता है येलो जोन। ठीक है, और थर्ड हमारा होता है ब्लैक जोन। ठीक है, ये 3 जोन होते हैं। आप फटाफट से बता दो क्या होगा इसका आंसर। देखो ब्लू जोन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि भाई ये बाहरी क्षेत्र है हमारा और इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, फिर येलो वाले जोन में क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन हल्का सा कंबशन होगा, इसलिए यहाँ पर होता है इनकम्प्लीट कंबशन, दैट इज अपूर्ण दहन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी है ना वो दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है, बहुत ही कम ऑक्सीजन मिल रही है, इस वजह से यहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और ब्लैक वाले जोन में क्या होता है, कंबशन होता ही नहीं है, इसलिए हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा येलो जोन। पीले क्षेत्र में क्या होता है बेटा, अपूर्ण दहन होता है। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, लौ के किस क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, पीले क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बेटा। The rapid combustion that produces heat and light is called, तीव्र दहन जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसको क्या बोलते हैं। एक्सप्लोजन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्लो कंबशन या फिर नॉर्मल कंबशन। विस्फोट, धीमा दहन, स्फूर्त दहन, सामान्य दहन। कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा बेटा इसका आंसर, हमको पता है कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है किसी भी चीज को जलाने वाला, है ना। और कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है बच्चों, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है, हमको पता है ये चीज, है ना।
चलिए, यहाँ पर पूछा गया है कि रैपिड कंबशन है, एक्सप्लोजन में क्या आता है, सबसे पहली चीज हमको पता है साउंड आती है, लेकिन यहाँ पर हीट एंड लाइट लिखा हुआ है। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है बच्चों, स्वतः हो जाता है, खुद से लग जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी मेंशन नहीं है कि खुद से लग रही है आग। स्लो कंबशन में क्या होगा बच्चों, बहुत ही हल्की तरीके से दहन किया जाएगा, इस वजह से हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन बहुत ही कम होगा। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा डी, दैट इज सामान्य दहन। सामान्य दहन क्या होता है, नॉर्मल कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसी भी फ्यूल को जलाया जा रहा है जो कि बेसिकली दो ही चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज हीट एंड लाइट। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एंडेमिक स्पीशीज का देखो फिर से क्वेश्चन आ गया है, और बहुत बार एंडेमिक एंडेंजर्ड वाला क्वेश्चन आया है। स्थानिक प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ, अपने घर में ही तो पाई जाएंगी यार, कहाँ पाई जाती हैं बताओ फटाफट से। एवरीवेयर इन स्पेसिफिक रीजन्स, इन वाटर, इन एयर, हर जगह, केवल विशेष क्षेत्रों में, केवल पानी में, या फिर केवल हवा में। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है बच्चों। देखो स्थानिक प्रजातियों का मतलब क्या है, स्थान है ना, एंडेमिक का मतलब क्या है, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है बच्चों ऐसी स्पीशीज, कोई वो ऐसी स्पीशीज है, ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म होता है स्पीशीज का एसपीएस, ठीक है, वो ऐसी स्पीशीज है बच्चों जो एक स्पेसिफिक प्लेस में ही पाई जाती हैं, कि भैया मैं सिर्फ अपने घर में मिलूंगी और कहीं नहीं मिलूंगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक रीजन में अगर कोई भी स्पीशीज पाई जा रही है बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, केवल विशेष क्षेत्रों में स्पेसिफिक प्लेस पर पाई जाने वाली कौन सी स्पीशीज है बच्चों, एंडेमिक स्पीशीज है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ह्यूमन बेबी डेवलप कहाँ होता है, फटाफट से बता दो, मानव शिशु का विकास कहाँ होता है, ह्यूमन बेबी जो है बच्चों वो कहाँ डेवलप कर रहा है, ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, या फिर वजाइना में, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, या फिर योनि, कहाँ पर एक बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट होता है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी पीजी सा क्वेश्चन है। देखो बेटा हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन जो है ना, अब पहले डिस्कस कर लेते हैं मैम कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। देखो कुछ नहीं करना है, फर्टिलाइजेशन में हमको पता है जो हमारा मेल सेल है ना, स्पर्म, वो किसके संग फ्यूज करता है बच्चों, फीमेल एग के संग फ्यूज करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। पता है ना सबको ये चीज, शुक्राणु अंडाणु से मिलकर क्या युग्मनज बनाता है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये सब चीजें, इतनी सारी चीजें मैम ने बता दी कि भाई फर्टिलाइजेशन जो है वो हो कहाँ रहा है, फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है बच्चों, फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, मतलब अंडवाहिनी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा होता कि मैम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है, फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है, निषेचन कहाँ किया जाता है, तो आंसर हो जाता फेलोपियन ट्यूब, लिखा हुआ है ह्यूमन बेबी। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं। एम्ब्रियो के बाद हमारा बनता है फीटस बच्चों, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमको बच्चे के हाथ पैर जो हमारे बॉडी पार्ट्स है ना वो दिखाई देने लगते हैं, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, हम फीटस बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये सब चीजें, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, और फिर ह्यूमन बेबी का पूरा बनना कहां पर हो रहा है, यूट्रस में। कहां होता है बच्चों, सिंपल आंसर हो जाएगा सी, दैट इज गर्भाशय में क्या बनता है, ह्यूमन बेबी का फुल डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? चलिए, और ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं, मेल में नहीं, फीमेल बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बेटा। इन अमीबा रिप्रोडक्शन अकर बाय, आ जाओ फटाफट से, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे, प्यार से समझेंगे कि भाई अमीबा जो है ना वो रिप्रोडक्शन करता कैसे है, बडिंग से, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, या फिर स्पोर फॉर्मेशन। मुझे पता है कि आप सबको आंसर पता है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को शेयर कीजिए। कलिका अंकुरन, द्विखंडी विभाजन, खंडन, या फिर बीजाणु निर्माण। बडिंग को मुकुलन भी कहा जाता है, इसलिए इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, मुकुलन भी कहा जाता है। बताओ फटाफट से अमीबा में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, अमीबा, अमीबा क्या है, बैक्टीरिया टाइप का, ठीक है। सबसे पहली चीज तो है भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये, मतलब
ए का क्या मतलब है बच्चों? ए का मतलब है एक पेरेंट, मतलब एक अभिभावक, है ना। तो ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देगा अपने पेरेंट के। हमको पता चल गया भाई यहाँ तो क्या है ना, मम्मी पापा ही नहीं है, या तो मम्मी है या पापा है, सिर्फ वन पेरेंट है। एक इंसान किसी चीज को जन्म दे रहा है तो बिल्कुल उसी की तरह तो दिखाई देगा ना। ठीक है भाई, एक पेरेंट है, बिल्कुल उसी की तरह दिखाई देगा। मैम डायग्राम बना दो प्यारा सा। चलो भाई डायग्राम बना देते हैं। दिस इज एन अमीबा, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट अमीबा है। इन्होंने कुछ करा है, कुछ करा है जो आपको बताना है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से शेप ले लेते हैं अपनी, ठीक है। अब क्या है, ये दो हो गए यहीं पे, अभी अलग नहीं हुए, दो ही है एक ही स्ट्रक्चर में। अब क्या हो जाएंगे, अब अलग हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे अब ये, ठीक है। क्या हो जाएंगे, अलग हो गए। अब इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, देखो स्टार्टिंग से सिमिलर रह रहा है ना स्ट्रक्चर, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बस हाँ यहाँ पर क्या हुआ है कि थोड़ा सा डिवाइड होने की कोशिश करिए, इस वजह से दो सेल्स आ गए, दो न्यूक्लियस आ गए। स्टार्टिंग से सिमिलर पैटर्न के लग रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। रिप्रोडक्शन हो रहा है कौन से टाइप का, बाइनरी फिजन टाइप का, द्विखंडन। एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही हैं। डॉटर का मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल है, डॉटर सेल्स हम एसेक्सुअल, हमारी साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है कि भाई ये क्या बनी है, ये बने हैं डॉटर सेल्स। और डॉटर सेल्स कितनी बनी है बच्चों, दो बनी है। इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइनरी फिजन बोल रहे हैं। फिजन हुआ मतलब टूटा, विभाजन हुआ, साथ में द्विखंडी है, दैट इज दो चीजें बन रही है, यहाँ पर दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर है, चलिए। और अगर आपसे बडिंग पूछा जाता तो आपको हाइड्रा का एग्जांपल मालूम ही है कि भाई बडिंग जो है वो किसमें होती है, हाइड्रा में होती है। सिंपल है, आसान। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। Which vitamin is essential for the proper growth during the adolescence period? आप जिस किशोरावस्था में हैं उसमें उचित वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन, कौन सा सॉरी विटामिन आवश्यक है, बताओ फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कौन कौन सी चीजें खा रहे हो जिसमें कहते हैं विटामिन मिल रहे हैं, फटाफट से पहले बताओ जल्दी। आप भी किशोरावस्था में ही हो ना, आपकी एडोलेसेंस पीरियड ही चल रहा है ना, ग्रोथ पीरियड में हो। बताओ फटाफट से कौन कौन से विटामिन खाते हो, जल्दी कमेंट सेक्शन में कौन कौन से विटामिन खाए जा रहे हैं, या फिर से जंक फूड खाया जा रहा है, बाहर जाके मम्मी थोड़े पैसे दे दो मोमोज खा के आने हैं, है ना। चलो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हमको पता है कि हमें एडोलेसेंस के टाइम पर या फिर प्यूबर्टी जब हमें हिट करती है तब हमें एक कैसी डाइट लेनी चाहिए बच्चों, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और मैंने आपको बैलेंस डाइट के कंपोनेंट उस दिन बताए थे, एक बार हम फिर से उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट होता है बच्चों प्रोटीन, जो कि आपकी सेल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। दूसरा आ जाता है हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब तीसरी चीज आ जाती है हमारी फैट्स, थर्ड फोर्थ आ जाता है हमारे विटामिन्स, ठीक है, और फिफ्थ आ जाता है हमारा मिनरल्स। तो ये पांचों कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो मतलब आप एक बैलेंस डाइट को खा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम विटामिन की। अब देखते हैं कौन कौन सा विटामिन यहाँ मेंशन है। ए, सी एंड डी मेंशन है। अब भाई अगर ए एंड सी डी तीनों का काम होगा तो भाई ये तीनों कंसिडर किए जाएंगे, अदरवाइज एक। ए जो होता है बच्चों वो क्या करता है, विटामिन ए आपकी सेल्स को डिफरेंशिएट करवाता है, मतलब अलग अलग डिवाइड करवाता है कि भाई तुम जाओ ये काम करो, तुम जाओ ये काम करो, डिवाइड करके हमारा ग्रोथ करवाता है। दूसरी चीज है सी की, अगर मैं बात करती हूँ बच्चों, तो सी का क्या मतलब है, कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन एक टाइप का प्रोटीन है, आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ समझा रही हूँ कि इन तीनों का काम क्या है, ठीक है। सी जो है वो हमारी बॉडी में कोलेजन को बूस्ट करता है। कोलेजन का क्या मतलब है, हमारी स्किन का डेवलपमेंट होगा, प्रोटीन का डेवलपमेंट होगा हमारी पूरी बॉडी में, ओवरऑल ग्रोथ होगी। डी का क्या है, बोन हेल्थ को देखता है ना। विटामिन डी लो, सनलाइट से विटामिन डी लो भाई, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो तीनों का ही ओवरऑल काम है हमारी बॉडी के अंदर। तो सिंपल सा हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी विटामिन हमें चाहिए जब किशोरावस्था के दौरान हमारी बॉडी में ग्रोथ होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स आर कंट्रोल्ड बाय मेल्स की बात नहीं पूछी गई है, फीमेल्स की बात पूछी गई है। बताओ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में कौन कंट्रोल करेगा, स्त्रियों में दिक्कत लैंगिक लक्षण किससे नियंत्रित किए जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या फिर थायरॉक्सिन। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए।
क्या होगा इसका आंसर? हमको पता है बच्चों, फीमेल्स में एक हार्मोन होता है जो ये सब चीजें कंट्रोल करता है, सेम ऐसे ही मेल्स में भी होता है। अभी हम मेल्स को भी डिस्कस करेंगे, पहले आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन। तो बच्चों हमको पता है एक फीमेल हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन, और मेल का कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। याद रखना आसान है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एस्ट्रोजन, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उनके हिप्स ब्रॉडन होते हैं, साथ ही साथ में आर्म पिट्स में हेयर का डेवलपमेंट क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक फीमेल में देखे जाते हैं। क्लियर है? इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। वाह 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 मैम, फिर से वही क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल सही कहा था मैम ने कि भाई एक चीज याद कर लो, फोर्स एंड प्रेशर वाले में, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि सब क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएंगे। बिल्कुल सही बच्चों, प्रेशर दिया हुआ है फोर्स अपॉन एरिया। इस बार तो जीएनवी वालों ने हद्दी कर दी, आंसर ही लिख कर दे दिया है। अगर फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन का, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर क्या होगा? मैं कल फिर से आ गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि ये तो बहुत आसान है और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से बदल लेते हैं पेन का कलर और करते हैं इसको सॉल्व। बताओ बच्चों क्या क्या दे रखा है? प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, फोर्स हमको दे रखा है कितना, 20 न्यूटन का, और क्षेत्रफल अगर हम देखें तो हमें दिया है 4 मीटर स्क्वायर का। क्या मैं नहीं निकाल पाऊंगी प्रेशर? अरे बिल्कुल निकाल पाऊंगी मैम, बच्चे निकाल लेंगे, ये तो बहुत आसान है। रख दो फिर वैल्यू, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स है 20, एरिया है 4, अब 4 से डिवाइड कर लो। अब तुम ये डिवाइड भी ना कर पाओ तो तुम पे शर्म करने की बात हो जाएगी, है ना। 4 5 20 होता है बेटा, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 5 पास्कल। ठीक है, पास्कल की जगह 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता था, अगर फॉर एग्जांपल में कभी यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ हो तो वो भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। डिवाइड करना सीख लो, क्योंकि ये तो बहुत आसान था, कभी कभी थोड़े बहुत बड़े भी आ जाते हैं, लेकिन तुम लोग कर लोगे, इतना मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, तो सिंपल आंसर हो जाएगा बच्चों 4 5 20, दैट इज 5 पास्कल विल बी द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय 20 न्यूटन फोर्स विद द ऑन द एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बेटा लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन, द्रव दाब डालते हैं, लिक्विड भाई प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है, लिक्विड है कोई चीज, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कहाँ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, साइड वाइज में, नीचे की ओर, सभी दिशाओं में, केवल ऊपर की ओर या फिर केवल बगल की ओर। अब फटाफट से एक बाल्टी या फिर एक कहते हैं बिस्लरी की बोतल बना ली जाए। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारी बिस्लरी की बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये क्या है? पानी है, पानी पानी पानी, ठीक है, वाटर। अब ये पानी बच्चों क्या करेगा? सारे डायरेक्शन में एक ही तरीके से प्रेशर को डालेगा या फिर किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डालेगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बच्चों हमको पता है लिक्विड्स जब भी डायरेक्शन नहीं देखते हैं, हमेशा हर एक डायरेक्शन में सिमिलर टाइप का प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि क्या है ये एक तरीके का ड्रैग पुल करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो बच्चों क्या कर रहे हैं? ये लिक्विड हमेशा हर एक डायरेक्शन में इक्वल काइंड ऑफ प्रेशर को एक्सर्ट करेगा, क्योंकि वो सिमिलर फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो सिंपल आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज सभी दिशाओं में द्रव जो है वो दाब को डालेगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। फिर से आ गया है एक न्यूमेरिकल। चलो, फोर्स है 100 न्यूटन का, 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रहा है, प्रेशर क्या होगा? इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार जीएनवी वालों, इतना आसान है यार ये तो। अभी तो निकालना है, फिर से निकाल लेंगे, आ जाओ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना दे रखा है बच्चों? 100 न्यूटन का फोर्स दे रखा है, और कितना क्षेत्रफल दे रखा है? 5 क्षेत्रफल दे रखा है, 5 मीटर स्क्वायर। काट लो भाई, 5 5 2 जा 10, 0 ऊपर, आंसर कितना हो गया? 20 पास्कल। आसान सा क्वेश्चन ए, आंसर कितना आसान है यार, मैं तो कह रही हूँ न्यूमेरिकल्स भर भर के आ जाए, है ना? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो तुम लोग आराम से कर लोगे यार, इतना तो आसान है, सिर्फ डिवाइड करना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड टू
बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन, रिड्यूस फ्रिक्शन, स्टॉप मोशन या फिर इंक्रीज वेट। घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण घटाने के लिए, गति रोकने के लिए या फिर भार को बढ़ाने के लिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहली बात है बॉल बेयरिंग क्या है मैम, ये कौन सी खेत की चिड़िया है भाई जिसके पर हमने नहीं गिने हैं। जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ बॉल बेयरिंग क्या होता है। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को पता है कि बॉल बेयरिंग क्या है। फटाफट से क्या है बच्चों बॉल बेयरिंग। हमको पता है, हमने क्या देखा है, कार देखी है। देखो कार का पहिया कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर स्टील लगी होती है, साथ ही साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने भी कार के पहियों को थोड़ा सा ध्यान से देखा है, लेकिन अंदर अंदर की साइड रबर के अंदर जो स्टील का कोटिंग होता है ना, जो स्टील का टायर होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से बॉल बियरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारी रोड है। अब रोड पे ही तो चलेगा ना टायर, रोल कर करके इस तरीके से ही चलता है, रोल करते करते, ठीक है। कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है हमारे टायर का बार बार, ठीक है। चलो ये क्या है, मूवमेंट है हमारा। अब हमारा यहाँ पर बॉल बियरिंग किस तरीके से है बच्चों, रोल रोल कर रहा है। सबसे पहली चीज कैसा इसका फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म है ना। अब यहाँ पर होगा क्या बच्चों, जैसे ही ये फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगा, नॉर्मल फ्रिक्शन लग रहा था अभी तक तो, लेकिन जैसे ही बॉल बेयरिंग्स की हेल्प से ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट होगा तो ये फ्रिक्शन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्योंकि हमको पता है जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है ना, कल मैंने आपको सीक्वेंस बताया था बच्चों, जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा लीस्ट है, इससे कम कोई फ्रिक्शन नहीं हो सकता, मिनिमम है, बिल्कुल लीस्ट, एकदम सबसे ही कम। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा कि बॉल बेयरिंग यूज होते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, घर्षण को घटाने के लिए। क्लियर है। फैंस में भी लगे होते हैं, कार के टायर्स में भी लगे होते हैं, ये नॉर्मल घर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूसेस, सुव्यवस्थित आकार किस, कहां चला गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है बेटा सुव्यवस्थित आकार किसे काम करता है। बताओ फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। ये भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर रोलिंग फ्रिक्शन, किसे काम करता है। स्थिर घर्षण को, गतिज को घर्षण को, द्रव घर्षण को या फिर लोटन घर्षण को। लोटनिक भी बोल सकते हैं हम रोलिंग को, तो दोनों ही चीजें लिखी हो सकती है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। लोटनिक हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलो बताओ स्ट्रीमलाइन शेप किसमें पाई जाती है, शिप्स में पाई जाती है मैम, ठीक है। और किसमें, एयरप्लेन्स में पाई जाती है मैम, ठीक है। और किसमें, बताओ फटाफट से। सबमरीन में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैम। अब मतलब क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या है मैम, ऐसी तो है कुछ इस तरीके से होती है ना, चीरती हुई हवा को आगे जाएंगी। बेटा एक चीज को याद रखना, एयर और लिक्विड में भी, मतलब वाटर जो होता है उसमें भी क्या लगता होगा ना, वो लगता होगा फ्रिक्शन, अपोज करता होगा ना वो भी मोशन को। तो ये इन दोनों को कंबाइंड बोलते हैं फ्लूइड। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लूइड यानी कि द्रव बोलते हैं, ठीक है। ड्रैग भी कह सकते हैं हम। सिंपल सा आंसर हो जाएगा, जो स्ट्रीमलाइन शेप है वो किसको रिड्यूस करती है, फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करती है। क्लियर है, सिंपल आंसर है फ्लूइड फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। 2 मिनट का पॉज लेते हैं, 2 मिनट का बस। बोलो कुछ, तुम भी बोलो, मैं तो बोल ही रही हूँ। अपना हाथ अपने गले पर रखो, यहाँ पर लड़को एडम्स एप्पल पर रखना है आपको हाथ, ठीक है। अब बोलो कोई चीज, हेलो हेलो हेलो, वाइब्रेशन सुनाई दी कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है, कुछ है, मतलब कुछ तो है, कंपन कर रहा है कोई चीज, लग रहा है। बिल्कुल सही। हमको पता है कि जो हमारी साउंड है ना बच्चों, वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, मतलब तरंगे हैं। तरंगे कैसे मूव करेंगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। गाना देखा है कभी कभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते होगे, तो इस तरीके से गाने का कुछ सिग्नल दिखाते हो ना कि यूं 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 यूं, वेव्स है, ये क्या है, ये तरंगे हैं, वन 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 इस तरीके से चलती है, ये 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इस तरीके से क्या मूव कर रहा है, साउंड का वेव मूव कर रहा है। क्या हो रहा है, हेलो हेलो, वाइब्रेशन, वाइब्रेट होकर आगे बढ़ रही हैं। तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, वाइब्रेशन। मतलब किससे उत्पन्न हो रही है, कंपन से उत्पन्न हो रही है हमारी ध्वनि। अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड नहीं आएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ ईयर दैट वाइब्रेट्स विद दी साउंड वेव्स, अभी मैंने बताया साउंड वेव से क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है।
ठीक है। अब ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ ईयर है जो वाइब्रेट करेगा जब साउंड वेव अंदर जाएगी? अगर आप लोगों ने साउंड वेव का एक लेक्चर नहीं देखा है और आप चाहते हैं कि आप हियरिंग को समझें, तो वेदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप अभी ये सेशन को देख रहे हो बच्चों, वहां पर ही वीडियोस वाले सेक्शन में हियरिंग का एक बहुत ही शॉर्ट कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है वीडियो के फॉर्म में, आप उसको रेफर कर सकते हो। उससे आपको ह्यूमन ईयर का पूरा डायग्राम क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ में फंक्शंस भी क्लियर हो जाएंगे। अब फटाफट से इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ ईयर है बच्चों जो कि साउंड वेव के संग वाइब्रेट करता है? ठीक है, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन वगैरह वाले क्वेश्चंस करे हैं आप लोगों ने कि भाई तबले पे धम सीने मारा, क्या करता है? वाइब्रेट करता है, कोई एक मेम्ब्रेन होगी, है ना। ईयर ड्रम, कॉक्लिया, ईयर कैनल या फिर ऑडिटरी नर्व, कान का पर्दा, कर्णवात, श्रवण नलिका या फिर श्रवण तंत्रिका। तो बच्चों कुछ ऐसा दिखने वाला हमारा कान अंदर से कुछ इस तरीके से है ना, फिर इस तरीके से कुछ डायग्राम बनता है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ये क्या है? हमारा पिन्ना है बाहर का, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? हमारा ईयर कैनल है। ठीक है, और ये है हमारा कान का पर्दा। तेज मत चीखो, पर्दा फट जाएगा कान का, ऐसी बोलते हैं ना मम्मी। तो ये क्या है बच्चों? ये है हमारा ईयर ड्रम। ये क्या है? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है बेसिकली। ठीक है, अगर हम किसी मेम्ब्रेन को स्ट्रेच्ड करके रख दें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, स्ट्रेच्ड, खिंची हुई एक परत है। ठीक है, अब क्या है बच्चों, जैसे ही हमारी जो साउंड वेव्स हैं, हम कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं पेन का, जैसे ही हमारी साउंड वेव्स अंदर जाती हैं वो सीधे जाके इस पर टकराती हैं। ये क्या है? हमारा ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम को क्या करवाती हैं? वाइब्रेट कराती हैं। तो जो हमारी साउंड की वेव्स गई हैं बच्चों, वो किसके संग वाइब्रेट होती है? ईयर ड्रम के साथ। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, कान का पर्दा जो है वो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है जब साउंड वेव्स अंदर जाती हैं। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। फटाफट से थम्स अप देते रहा करो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो, और मजा आ रहा है तो भी थम्स अप दीजिए। चलो, साउंड की इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? फटाफट से आंसर दे दो। हर्ट्ज, पास्कल, जूल या फिर डेसिबल? क्या होगा इसका आंसर? हर्ट्ज, पास्कल, डेसिबल या फिर जूल? फटाफट से इंटेंसिटी पूछा गया है, इंटेंसिटी ध्यान रखना, तीव्रता पूछी गई है, ध्वनि की तीव्रता हम किस में नाप रहे हैं? फटाफट से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को जरूर शेयर करें। हर्ट्ज, पास्कल, डेसिबल या फिर जूल? दो तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, सिर्फ दो ही तरीके हैं, उनसे ज्यादा कोई तरीका नहीं हो सकता। या तो मुझे आंसर आता हो, अब मुझे तो इसका आंसर नहीं आता है, सिंपल सी बात है, सच में नहीं आता मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे कौन से तीन है जो नहीं हो सकते। तो आ जाओ। हर्ट्ज जो है वो मुझको पता है क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। पास्कल मुझे पता है प्रेशर का यूनिट है। जूल मुझे पता है एनर्जी का यूनिट है ना। तो जब दो ही तरीके हैं किसी भी चीज को सॉल्व करने के, तो मुझे जब समझ में आ गया कि मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि तीन कौन से नहीं होंगे, तो मेरा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, डेसिबल। और बताइए जिंदगी में चाहिए क्या? बस यही तो चाहिए, जेएनयू में क्वेश्चन सही करना होना चाहिए, किसी भी तरीके से करो। ठीक है, और आपको पता है डेसिबल को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? स्मॉल डी और कैपिटल बी से। साउंड की इंटेंसिटी डेसिबल में नापी जाती है, इस बात को आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी हमारी हर्ट्ज में, प्रेशर हमारा पास्कल या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर में, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज्ड फॉर, बताओ, जनता जवाब चाहती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज क्यों होता है? बताओ फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा, मुझे पता है भाई, मेरा भी मुंह थक गया है बोलते बोलते, कुछ तुम भी कर लो यार। विद्युत लेपन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्यूरिफाइंग मेटल्स, कोटिंग मेटल्स, मेल्टिंग मेटल्स या फिर हार्डनिंग मेटल्स? धातुओं को शुद्ध करने के लिए, धातुओं की परत चढ़ाने के लिए, धातुओं को पिघलाने के लिए या फिर धातुओं को कठोर बनाने के लिए? सबसे पहले समझते हैं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटेड विद्युत लेपन चीज क्या है, किस चिड़िया का नाम है विद्युत लेपन, उसके बारे में समझते हैं। देखो, लेपन हो रहा मतलब लेप लगाना है ना, लेप लगाना है, आ जाओ लेप लगाते हैं। क्या होता है बेटा, हम कोई भी धातु ले लें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी मेटल की बात कर लेते हैं, अगर मैं किसी धातु के ऊपर एक डिजायर्ड मेटल जो कि मैं चाहती हूँ उसकी कोटिंग कर दूं, दूसरे कलर से कोटिंग करती हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए,
ठीक है। अब ये मेटल जो ब्लू कलर का था, इसके ऊपर मैंने एक रेड कलर के मेटल की कोटिंग कर दी है, जो मेरे मन का मेटल है। डिजायर्ड मेटल का कोट करना, डिजायर्ड धातु का कोट करना किसी दूसरी धातु पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, विद्युत की मदद से किसी एक धातु के ऊपर किसी वंचित धातु की परत को चढ़ाना क्या कहता है, क्या कहलाता है? विद्युत लेपन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। The deposition of desired metal onto another metal with the help of electricity is known as electroplating. Is that clear? समझ में आ गया? तो हमारा सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज कोटिंग ऑफ मेटल्स। धातुओं पर परत चढ़ाने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक एग्जाम्पल भी बच्चों यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबके घरों में मम्मियां शादी में जाती है, ज्वेलरी पहनती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। कैसे? अभी बताती हूँ। देखो बेटा, ज्वेलरी पर किसका कोट किया जाता है? गोल्ड का कोट किया जाता है ना? तो जो हमारा गोल्ड एक मेटल है, उसकी परत चढ़ा के क्या बनाया जाता है? ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। ये एक एग्जाम्पल है किसका? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। एप्लीकेशन है बेसिकली। ठीक है, चलिए 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, धारा का रासायनिक प्रभाव किसमें उपयोग होता है? बताओ, इलेक्ट्रिकल बल्ब में, इलेक्ट्रिकल हीटर में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, या फिर इलेक्ट्रिक मोटर में? विद्युत बल्ब, विद्युत लेपन, विद्युत हीटर या फिर विद्युत मोटर। धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो रहा है यहाँ पर? हो क्या रहा है? अगर मैं इलेक्ट्रिक बल्ब, हीटर और मोटर की बात करती हूँ ना, ये दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट को प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ में जो हमारा ये है इलेक्ट्रिक मोटर बच्चों, वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर कोई भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ना? करंट में से पास हुई, क्या करंट पास हुआ और हीट को प्रोड्यूस करा। अब कोई भी चीजें इफेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, जो कि क्या होंगे? केमिकल इफेक्ट्स होंगे। तो हमारा सिंपल सा एक आंसर हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बेटा। गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग आयरन विद, गैल्वेनाइजेशन जो है वो एक तरीके का एप्लीकेशन है बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, मतलब विद्युत लेपन का एक एप्लीकेशन है। और यहाँ पर पूछा गया है कि भैया गैल्वेनाइजेशन स्पेसिफिकली क्या है? ठीक है, आयरन को कोट करते हैं, हमको ये पता चल गया कि ये क्या है? हमारा आयरन है। अब इस पे मैं एक चीज की कोटिंग करूंगी, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मैं कोटिंग करूंगी किसकी? आयरन के ऊपर। तो हमको पता है गैल्वेनाइजेशन में आयरन को किससे बचाया जाता है बच्चों? रस्ट फ्री बनाने के लिए एक प्रोसेस करवाया जाता है, जिसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, है ना? रस्ट फ्री बनाना है, किसकी कोटिंग करते हैं? बिल्कुल सही, सी, जिंक की, जस्ते की कोटिंग करते हैं। किसके ऊपर? लोहे पर, जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस, जिससे जो हमारा आयरन है वो रस्ट फ्री रहता है, उस पर जंक नहीं लगती है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, भूकंप को किस पैमाने पर नापा जाता है? बताओ फटाफट से, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी सा क्वेश्चन। सेल्सियस स्केल, रिश्टर स्केल, केल्विन स्केल या फिर फ़ारेनहाइट स्केल? सेल्सियस पैमाना, रिक्टर पैमाना, केल्विन पैमाना या फिर फ़ारेनहाइट पैमाना? तो बच्चों हमको पता है, अगर मैं बात करती हूँ मैग्नीट्यूड की, परिमाण की, कि कितना अर्थक्वेक आया है, 3, 4, 5, 6, 7, कितना भी आ सकता है, उसको हम मैग्नीट्यूड को किस में मापते हैं बच्चों? रिक्टर स्केल में मापते हैं। दैट इज बी, सिंपल सा आंसर हो जाएगा हमारा रिक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं बच्चों अगर हम पैमाने की, तो हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, रिक्टर स्केल। परिमाण की बात करते हैं, पैमाने की नहीं, परिमाण की। चलो 30 क्वेश्चन नंबर करते हैं। ड्यूरिंग लाइटनिंग वी हियर थंडर, बिजली गिरने पर हमें गरज सुनाई देती है? सुनाई देती है? मुझे तो देती है यार, तुम लोग को बिल्कुल सुनाई देती होगी। आ जाओ। बिफोर सीइंग लाइटनिंग, अलोंग विद लाइटनिंग, आफ्टर सीइंग लाइटनिंग या फिर नेवर? बिजली देखने से पहले, बिजली के साथ साथ, बिजली देखने के बाद या फिर कभी दिखाई नहीं देती? बताओ, पहले तो यही बता दो, थंडर दिखाई देती है? ड्यूरिंग लाइटनिंग वी हियर थंडर, हमें सुनाई देती है? देती है? देती है? अरे बिल्कुल देती है यार। यहाँ बनाते हैं लाइटनिंग, कुछ इस तरीके से बिजली आती है ना? इसी तरीके से बिजली चमकती है ना आसमान में। पहले तो हमको बिजली दिखाई देती है, फिर हमें गर्जन सुनाई देती है ना? कड़कती हुई बिजली।
बाद में सुनाई देता है ना, पहले लाइट दिखाई देता है, हमको पता है पहले लाइट दिखाई देता है, फिर उसके बाद थंडर सुनाई देता है। क्या ये बात सही कह रही हूं मैं? कितने लोग मेरी बात से वाकिफ हैं या फिर इत्तेफाक रखते हैं मेरी बात से कि मैम बिल्कुल सही कह रही हो, पहले होता है लाइटनिंग का प्रोसेस, फिर होता है थंडर का प्रोसेस। बताओ कौन कौन मेरी बात से इत्तेफाक रखता है? सबको यही लगता है? तो बच्चों सिंपल आंसर हो जाएगा आफ्टर सीइंग द लाइटनिंग। बिजली देखने के बाद हमें गरज सुनाई देती है, इसका रीजन क्या है मैम? रीजन ये है लाइट की स्पीड बहुत तेज है, स्पीड ऑफ लाइट इज द फास्टेस्ट, इस वजह से हमको लाइटिंग पहले दिखाई देती है और थंडर बाद में सुनाई देता है, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट कैसी है? फास्टेस्ट है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट होती है बच्चों, सी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, और ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। सीस्मिक वेव्स आर डिटेक्टेड बाय, जो बच्चों हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं उनका पता किससे लगाया जाता है? बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मोमीटर? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर थर्मोमीटर, क्या होगा इसका आंसर? सीस्मिक वेव्स होती होती क्या है? देखो जब भी हमारी अर्थ की प्लेट्स के बीच में क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, तो एक सेंटर है जिस पर ओरिजिनेट हो रहा है, फोकस जिसको बोलते हैं केंद्र, ठीक है, उस पे कुछ इस तरीके की बच्चों तरंगे ना ऐसे ऑब्टेन होती हैं। ये क्या है? तरंगे हैं, सीस्मिक वेव्स जिनको बोला जाता है, भूकंपीय तरंगे, एस वेव्स भी हम इनको कहते हैं। तो ये बच्चों कैसे डिटरमाइन की जाती हैं? कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई एक ऐसा मतलब वेव्स जो है वो कोई ऐसा उपकरण होगा जिनसे हमें ये सीस्मिक वेव्स दिखाई देंगी, है ना? तो बच्चों ये सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं? पेपर पर उतार देता है कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम पूछा गया है आपसे, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा बी, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ क्या करता है? पेपर पर इन वेव्स को उतार देता है। सीस्मोग्राफ में क्या लगा होता है? एक पेन लगा हुआ होता है, एक रोलिंग पेपर लगा होता है, रोल के ऊपर वो घूमता चला जाता है, पेन ड्रॉ करता चला जाता है सीस्मिक वेव्स को। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं बेटा। द फोकस ऑफ अर्थ बिलो अर्थ, द फोकस ऑफ अर्थक्वेक बिलो अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, पृथ्वी की सतह के नीचे भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? ऊपर तो हमको पता है, अर्थ बना लेते हैं फटाफट से, ये हमारी अर्थ है बच्चों, जो ऊपर की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था फोकस बोलते हैं। अर्थ के नीचे भी तो एक पॉइंट होगा ना जहां पर वेव्स हमें दिखाई देंगी, अर्थ को एक फील होगा, उसको क्या बोला जाएगा? अगर ये देखो, एक तो क्या होता है, एक होता है हाइपो और ये एक होता है हाइपर, ठीक है। हाइपर का मतलब है मैक्सिमम, मतलब ज्यादा, और हाइपो का मतलब होता है बच्चों मिनिमम। ये याद रखने का टेक्निक बता रही हूँ। फोकस, फोकस के ये क्या है? हमारा सेंटर है बेसिकली, फोकस को क्या बोला जा रहा है? सेंटर भी बोला जा रहा है। अब नीचे की साइड का पोर्शन पूछा गया है तो वहां पर क्या है? तरंगे कम आएंगी, है ना, ऊपर की साइड में ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगी, तो सिंपल आंसर हो जाएगा हाइपो सेंटर। जो पृथ्वी की सतह है जिसके नीचे भूकंप का एक केंद्र है उसको क्या बोला जाता है? हाइपो सेंटर बोला जाता है। ऊपर के सेंटर को क्या बोला जाता है बच्चों? एपी सेंटर बोला जाता है। फोकस के जस्ट ऊपर क्या है? एपी सेंटर है। फोकस के नीचे वाले पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? हाइपो सेंटर बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक दैट कैन कॉज डैमेज इज, भूकंप का न्यूनतम तीव्रता जिससे नुकसान हो सकता है, क्या हो गया? बताओ, मैग्नीट्यूड दे रखा है और डैमेज को कॉज करे ऐसा मैग्नीट्यूड बताना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, 3, 7, 5 या फिर 9। तो बच्चों हमको पता है कि 3 की अगर मैं बात करती हूँ ना, अगर मैं रिक्टर स्केल पे 3 का पैमाना नापती हूँ तो मुझे पता है वो एक माइनर अर्थक्वेक होता है, कोई भी डिस्ट्रक्शन को कॉज नहीं करता है, पता भी नहीं चलेगा अगर सो रहे होगे तो। मिनिमम तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 5। तो सिंपल आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 5, जो कि डैमेज को कॉज कर सकता है और वो भी बहुत हल्के डैमेज को कॉज करेगा। 7 से ज्यादा अगर तीव्रता होती है तो मेजर डिस्ट्रक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेजर अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये वाला क्या है? मिनिमम है कि इतना तो होना ही चाहिए तभी डिस्ट्रक्शन कॉज हो पाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। माइनर 3 हो गया। चलिए
34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ, रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? बताओ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार, इतना इजी पीजी 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, फटाफट से बता दो। विटामिन ए, बी, सी एंड डी, बस जल्दी जल्दी जल्दी। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही बच्चों, रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जो कि किसमें होता है? हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, अंधे हो गए, अरे दिखाई नहीं दे रहा। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए जो कि विटामिन ए में रिच है? फॉर एग्जाम्पल, मीट खाना चाहिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, एग्स खाने चाहिए, ठीक है, स्पिनच खानी चाहिए, कैरेट्स खानी चाहिए, ठीक है, ये सब बच्चों क्या है? मिल्क तो पीना ही चाहिए, सभी पूरा कंप्लीट डाइट है वो तो ये सारी चीजें खानी चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मैंगोज खानी चाहिए, पपाया खाना चाहिए बच्चों। ये सब क्या है? विटामिन ए की कमी को दूर करते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होने से बचाते हैं। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज, रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? हमारी आंखों में जो छवि बन रही है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वास्तविक और उल्टी, वास्तविक और सीधी, आभासी और उल्टी, या फिर आभासी और सीधी। फटाफट से सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऐसी कौन सी इमेज है बच्चों जो रेटिना पर बनेगी? बताओ, रेटिना पर कोई इमेज बनी कैसी? हमारी आंख कैसी इमेज को देखती है? वर्चुअल इमेज को तो नहीं देखती, हम प्लेन मिरर नहीं है ना। हमारी जो रेटिना है बच्चों, अगर हम रियल है तो इमेज भी तो रियल ही बनेगी ना। तो सबसे पहली चीज है भैया, रियल इमेज बनती है। अब एक बात बता दो, उल्टी इमेज बनती है मतलब इन्वर्टेड इमेज बनती है। तुम्हारा सिंपल आंसर हो जाएगा ए, मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड उल्टा इमेज बनाएगा, लेफ्ट उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात को याद रखिएगा। द इमेज जो रेटिना पे फॉर्म होगी वो कौन सी कैसी होगी? वास्तविक होगी, मतलब पेन पेपर पे हम उसको उतार सकते हैं। दूसरी क्या है? उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? मजा आया क्लास में? बच्चों अगर आप इसी तरीके से वर्चुअल फॉर्म में, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो ये सीरीज आप ही लोगों के लिए है। साथ ही साथ में जेएनवी की कंप्लीट तैयारी करने के लिए अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी वेदा एकेडमी आपके लिए लेकर आ गया है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों ये है हमारी बुक जो कि क्लास 6 के लिए बनाई गई है। जो भी बच्चे क्लास 5th में है और तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम की, उनके लिए है ये कंप्लीट स्टडी गाइड। और सबसे बड़ी चीज है, इसमें है एक छोटा सा प्यारा सा क्यूआर कोड, मतलब चैप्टर की समरी आपको पहले ही पता चल जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है वीडियो फॉर्म से। साथ ही साथ में इसी तरीके से एक और बुक है बच्चों जो कि है क्लास 9th के लिए। जो बच्चे क्लास 8th में है और क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं। कहाँ से परचेज करना है मैम? अरे बहुत आसान है, सिंपल से वेदा एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक को परचेज कर लो। साथ ही साथ में आपको बहुत सारे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैम तो भाई पूरे चैप्टर्स के करा रही हैं, अब मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने हैं, तो मैम मैं क्या कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो यार, वेदा एकेडमी से इस बुक को परचेज कर लिया। सबसे पहली चीज, खुद क्वेश्चन कर लिए फिजिकल मोड में। दूसरी चीज है, अब अगर चैप्टर वाइज टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हो तो जल्दी से वेदा एकेडमी को फिर से डाउनलोड कर लेना और उसमें क्या करोगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, अपने मन के चैप्टर से खुद क्वेश्चन बना सकते हो, खुद अपना ड्यूरेशन चूज करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन चूज करो और काम करो बढ़िया तरीके से। इसके साथ साथ जेएनवी से पहले एक ऐसा एग्जाम जो तुम्हें जेएनवी वाली फील दिलाएगा, वो भी कर लो, आ जाओ। तो बच्चों वेदा एकेडमी आपके लिए ले आया है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट का एक ऐसा एग्जाम जो कि आपको रैंक करेगा इससे पहले जेएनवी आपको रैंक करे। और वो कौन सा एग्जाम है? वो है हमारा फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें आपको मिलेगा एक लाइव लीडर बोर्ड। मैम लाइव लीडर बोर्ड क्या होता है बताती हूँ, रुको तो सब्र तो करो थोड़ा। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस क्यूआर कोड की मदद से क्या करना है? सिंपल से वेदा एकेडमी को डाउनलोड करना है और 14th ऑफ सितंबर को शाम को 6 बजे, याद कर लो डेट, समझ लो, फिक्स कर लो माइंड में, 14 सितंबर को होने वाला है बच्चों ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। अब यहाँ पर होगा क्या मैम?
क्लास 9 के लिए शाम को 6 बजे से ये टेस्ट स्टार्ट होगा, जो कि 8:30 बजे तक चलेगा। इसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी जैसे आप जेएनवी का पेपर करते हो। साथ ही साथ में 8:40 पे आपको दिखाई देगा आपका रिजल्ट, जिसमें जितने भी बच्चों ने वो AIMT अटेम्प्ट किया होगा बच्चों, उनके साथ आपको रैंक मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों ने दिया है और आप उसमें फर्स्ट पोजीशन पर हैं, तो वहां पर रैंक 1 के साथ आपका नाम और आपके मार्क्स लिखे होंगे। तो और एक चीज को याद रखिएगा, वहां पर अटेम्प्ट 1 का ही लीडर बोर्ड दिखाई देगा, इसलिए बी श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा हो। इस संडे को ये AIMT जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हेल्दी। बाय।